आपका जेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। ये मेरा न्यू चैनल है। आपको यहाँ इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, हरियाणा जीके, उसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे। तो मैं अपनी ये क्लास शुरू कर रही हूँ और ये मेरा जो चैनल है भी जेएम चैनल है हमारा, जेएम क्लासेस से भी, जेएम क्लासेस से मेरा चैनल है। इसको अधिक से अधिक शेयर करें भी, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भी, और भी सारे सपोर्ट भी करें। मैं एक छोटी सी शुरुआत करने जा रही हूँ। आप बच्चों का सहयोग देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ जो हमारा आज जो हम टॉपिक करेंगे वो आरबीआई का, क्योंकि अब ये आरबीआई है, ऑल इंडिया एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो किसी स्टेट का हो, चाहे जैसे एसएसजीडी का हो गया, आरपीएफ का हो गया। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। और आरबीआई का क्यों जरूरी है? क्योंकि हाल ही में इसके गवर्नर चुने गए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। और यहाँ से जो अब हाल ही में एक पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे मनमोहन सिंह की डेथ हुई है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो सारी बातें तुम्हें एक ही वीडियो में देखने को मिलेगी। ठीक है, शुरुआत करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की जय मां सरस्वती से, जय मां सरस्वती से। तो हमारा टॉपिक रहेगा आरबीआई, ऑल एग्जाम के लिए भी जो पूछा ही जाता है। आरबीआई की पहले तो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी। जो इसकी स्थापना पूछ लेता है, कई बार एक्ट पूछ लेता है, तो अगर हिंदी में कहें तो भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि कई बच्चे ना हिंदी में करते हैं भी, भारतीय रिजर्व बैंक भी, भारतीय रिजर्व बैंक भी। तो इसकी ये फुल फॉर्म एग्जाम में आती है, कई बार पूछ ले जाते हैं भी आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। फिर क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी, भारतीय रिजर्व बैंक। जो क्या इसको और क्या बोलते हैं? अगर पूछ ले एग्जाम में भी, हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? हमारा सेंट्रल जो बैंक है वो कौन सा है? आरबीआई भी। सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। ये भी क्वेश्चन आया है, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है भी भारत सरकार का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई है। कई बार इसकी स्थापना पूछी जाती है भी, आरबीआई की स्थापना कौन से एक्ट के तहत की गई थी? आरबीआई की स्थापना कौन से एक्ट के तहत की गई थी? एक्ट 1934 के तहत भी। आरबीआई की स्थापना कौन से एक्ट के तहत की गई थी? 1934 के तहत। ये पूछ सकता है भी इसकी स्थापना की गई थी वो कौन सी समिति के आधार पे की गई थी? तो कौन सी समिति के आधार पे की गई थी? यंग हिल्टन समिति के आधार पर। किसके? यंग हिल्टन। यंग हिल्टन आयोग जो आया था भाई, यंग हिल्टन आयोग है, उसके आधार पर किसकी स्थापना की गई थी? आरबीआई की स्थापना की गई थी। यंग हिल्टन आयोग के आधार पर किसकी स्थापना की गई? आरबीआई की। स्थापना कब की गई भी? प्रॉपर डेट पूछे तो कब की गई थी भी इनकी? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है वो कहां था उस टाइम? आरबीआई का हेडक्वार्टर उस टाइम कहां था जब इनकी स्थापना की गई? ये भी पूछता है। कोलकाता था भी। कौन था? कोलकाता था। और पूछ ले भी वर्तमान में, बात लेने भी, वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? कहां पड़ता है भी? मुंबई में। अरे ये पूछ ले भी कोलकाता से बंबई शिफ्ट कब किया गया? तो ये कोलकाता से बंबई शिफ्ट किया गया ना 1937 में कर दिया गया था। कोलकाता से बंबई कब शिफ्ट किया गया?
1937 में किया गया। ये तो इसका हेडक्वार्टर है, जो मुख्य हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? अब बंबई में। पहले कहाँ था? कोलकाता था। तो अब इसका ये भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में भी, आरबीआई की जो लोकल जो उसके हेडक्वार्टर है, लोकल बोर्ड कौन कौन से है? तो इनके लोकल बोर्ड है वो 4 जगह पड़ता है। आरबीआई का लोकल जो बोर्ड है वो 4 स्थानों पर पड़ता है भी, 4 स्थानों पर पड़ता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं भी। 4 स्थान कौन कौन से? उसमें है फर्स्ट भी हैदराबाद, सेकंड है चेन्नई भी, थर्ड है कोलकाता भी, और फोर्थ है नई दिल्ली भी। क्या है? नई दिल्ली भी। ये इनके लोकल स्थान है, जहां इनका भी इनकी ब्रांच है, जो इनके लोकल स्थान है, ये अपना कार्य करता है। तो इसका जो मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ है? अब कहाँ है? बंबई में। पहले कहाँ था जब इसकी स्थापना की गई? कोलकाता में। कोलकाता से बंबई शिफ्ट कब किया गया? 1937 में। तो अब क्वेश्चन बनता है भी, जो आरबीआई है उसके पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? आरबीआई के उस टाइम फर्स्ट गवर्नर थे वो ब्रिटेन के थे। कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी, जो पहले भारतीय कौन थे? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भी, आरबीआई के जो गवर्नर थे पहले भारतीय कौन थे? तो कई बार फर्स्ट भारतीय गवर्नर, और उसके साथ ये पूछा जाता है भी फर्स्ट गवर्नर थे ना, तो इसकी जो राष्ट्रीयकरण किया गया भी, पहले इसे सेंट्रल बैंक बनाया गया। तो इसके पहले जो स्वतंत्रता भारत के पहले पूछ लिया जाता है, पहला भारतीय पूछ लिया जाता है। और पहला ये पूछा जाता है भी, पहला जो इसका जो गणतंत्र भारत तो बाद में बना 1950 में, क्योंकि इसकी जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था वो 1949 में कर दिया गया था। तो पहले सेंट्रल बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे भी? फर्स्ट गवर्नर कौन थे पहले भारतीय? सीडी देशमुख। कौन थे भी? सीडी देशमुख थे भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तब पूछेगा भी वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर कौन है? पूछ लिए भी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है भी? जो 26वें नंबर के हाल ही में चुने गए हैं भी, 26वें नंबर के हाल ही में चुने गए हैं। किसको चुना गया भी? संजय मल्होत्रा को। किसको? संजय मल्होत्रा को भी। संजय मल्होत्रा को हाल ही में आरबीआई का गवर्नर चुना गया है। संजय मल्होत्रा कौन से नंबर के? 26वें नंबर के। तो पूछ सकता है भी 25वें नंबर के कौन थे? तो 25वें नंबर के गवर्नर कौन थे भी? शक्तिकांत दास। 25वें के कौन थे? शक्तिकांत दास थे भी, दास थे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में आरबीआई के गवर्नर कौन से नंबर के चुने गए? 26वें के। कौन चुने गए? संजय मल्होत्रा। कौन से जो किसके स्थान पे आया? शक्तिकांत दास के। शक्तिकांत दास कौन से नंबर के थे? कौन से नंबर के थे? 25वें के। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर, मैंने भारतीय नहीं बोला, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीय पूछे तो कौन थे? सीडी देशमुख थे। और पहला यह भारतीय पूछे ना भी, राष्ट्रीयकरण के बाद आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो अब ये आता है भी एग्जाम में भी, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण, बताऊंगी भी राष्ट्रीयकरण क्या होता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को किया गया। राष्ट्रीयकरण का मीनिंग होता है, जैसे आप पढ़ते हो भी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 6 बैंकों का अन्य किया गया। राष्ट्रीय पहले ये एक निजी बैंक था, जो आरबीआई था ना, पहले क्या था? एक निजी बैंक था।
उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है भी सरकार अपने अंडर में ले लेती है। उसमें जैसे मान लो 100% कोई हम चीज मानते हैं ना, कोई चीज मानते हैं 100% मानते हैं ना, इसमें से 51% हिस्सा सरकार का हो जाता है। इसमें ये तो 100 का 100 क्या है, राष्ट्रीयकरण किया गया, सेंट्रल सरकार का बैंक बन गया आरबीआई का, तो 100% ही सरकार का है ये। परंतु हम जैसे कई बैंकों कहते हैं ना भी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में पढ़ते हैं भी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो उसमें जो बैंक होते हैं ना उसमें 51% हिस्सा होता है ना वो सरकार का होता है, 49 उस बैंक का होता है। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। उस टाइम वो क्या काम करने लगा था? सेंट्रल बैंक के रूप में। भी भारत सरकार का जो सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, कई बार सीधा पूछा जाता है भी केंद्रीय बैंक कौन सा होता है? आरबीआई। जिन्होंने काम करना शुरू कब कर दिया था? 1 जनवरी 1949 में भी सेंट्रल सरकार का बैंक के रूप में काम करना। उससे पहले भी वो काम कर रहा था, परंतु वो एक सेंट्रल बैंक नहीं था, उस टाइम एक निजी बैंक था। तो आरबीआई की स्थापना कौन से आयोग के तहत की गई? यंग हिल्टन आयोग के तहत। कब की गई? 1 अप्रैल 1935 में। और कौन से एक्ट के तहत? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। किसकी जगह है? शक्तिकांत दास की जगह। तो अगर पूछ ले भी राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई का गवर्नर कौन था, राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई का गवर्नर कौन था, तो उस टाइम भी सीडी देशमुख था। कौन था? सीडी देशमुख था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पहला भारतीय पूछने के साथ वो ये भी पूछ सकता है भी आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण किया गया उस टाइम गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख था। भी क्लियर? उसके बाद ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है भी जो आरबीआई का लोगो देखा है आपने? आपने आरबीआई का लोगो देखा? चिन्ह जो जैसे गोल गोल ऐसे होता है, लिखा होता है, जिसमें क्या लिखा होता है? एक पत्तियां सी ऐसी लिखी होती है, यहाँ एक शेर सा बना है, ऐसे होता है। ये आरबीआई का लोगो होता है। यहाँ कोई वृक्ष की पत्तियां दिखाई गई है, टहनियां दिखाई गई है, और यहाँ एक चिन्ह दिखाया गया है जहां किसका है? बाघ का है। ये टहनी जो दिखाई गई है ये किस वृक्ष की है? वृक्ष पूछ लेता कौन सी भी? ताड़ के पेड़ की। किसकी है? ताड़ के पेड़ की टहनी है ये एग्जाम में बहुत बार आया है। भी जो आरबीआई का लोगो है उसमें जो टहनियां दिखाई गई है वो किस वृक्ष की दिखाई गई है? ताड़ के पेड़ की। क्लियर? यहाँ जो एक जानवर दिखाया गया वो कौन है? भी बाघ है। कौन है? भी बाघ है। और कई बार इसे पूछ लेता बाघ कौन सा? एशियन टाइगर। कौन सा है? भी हाँ जी, एशियन टाइगर। कौन सा? भी एशियन टाइगर। भी बाघ में कौन सा टाइगर है? एशियन टाइगर। पहले यहाँ ना बाघ की जगह शेर हुआ करता था। भी बाघ की जगह पहले यहाँ क्या था? शेर था। शेर हमारा क्या था? भी बाघ क्या है हमारा? अभी राष्ट्रीय पशु। बाघ क्या है? राष्ट्रीय पशु। भी राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भी ठीक है। और जो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भी बाघ की जगह अब क्या आ गया? भी या बाघ किसी के स्थान पे आया है? शेर के स्थान पे आया है। भी किसके स्थान पे आया है? शेर के स्थान पे। ये चेंज हमने कब किया गया? भी शेर के स्थान पे हमने बाघ ले लिया। कब किया गया? 1972। शेर के स्थान पर बाघ हमने राष्ट्रीय पशु अपना लिया, वो 1972 में। 1972 में 73 से ये लागू हो गया था। जो ये हमने शेर की जगह बाघ को अपना लिया राष्ट्रीय पशु के रूप में। और जो है हमारा जो आरबीआई का लोगो है उसमें कौन सा जानवर दिखाया गया है? बाघ दिखाया गया है। किस वृक्ष की टहनियां दिखाई गई है? ताड़ के वृक्ष की टहनियां दिखाई गई है। क्लियर? भी क्लियर? अब आपने आरबीआई का गवर्नर तो कर लिया। आरबीआई के गवर्नर के साथ उसमें जो मेंबर होते हैं 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। भी आरबीआई में क्या होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं।
डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उसमें 2 तो है ना, 2 व्यक्ति तो 4 डिप्टी गवर्नर में 2 व्यक्ति तो 2 उसके ही अधिकारी होते हैं भी। जो उसमें 2 व्यक्ति होते हैं वो तो आरबीआई के अधिकारी होते हैं, और जो 2 अन्य होते हैं ना, उसमें 2 अन्यों में एक होता है सार्वजनिक बैंकों का, सार्वजनिक है बैंकों का भी जो जानकार हो, सार्वजनिक बैंकों में हो, वहां से एक व्यक्ति लिया जाता है। और इसके साथ एक अर्थशास्त्री होता है भी, एक अर्थशास्त्री में जो इकोनॉमिक्स की ज्ञाता होगी। अच्छा, अर्थशास्त्री को लिया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 4 एक गवर्नर होता है आरबीआई का, 4 उसके साथ डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें 2 तो बैंक के ही अधिकारी होते हैं आरबीआई के, 2 इसमें एक सार्वजनिक बैंक का होता है और एक अर्थशास्त्री होता है। तो ये ध्यान रखना, कोई भी मीटिंग करते हैं ना, जैसे अभी हाल ही में रेपो रेट घटाई गई, हाल ही में क्या रेपो रेट कम कर दी गई, क्या कर दिया गया, रेपो रेट कम कर दी गई, रेपो रेट अब कम की गई है। तो उनकी जो बैठक होती है ना, तो ये साल में आरबीआई 6 बैठक करता है, आरबीआई 6 बैठक करता है साल में, ये 6 बैठक करता है। और किन के साथ, ये सारे व्यक्ति वहां बैठते हैं। पहले साल में 2 बार ही बैठक होती थी, परंतु ये ना, क्योंकि साल में 2 बार होती थी, 6 महीने के बाद होती थी, तो उसमें पता नहीं चलता था ना, तो भाई मुद्रास्फीति कितनी है, महंगाई कितनी चल रही है, तो सबको मद्देनजर रखते हुए हर 2 महीने के बाद आरबीआई बैठक बुलाता है। आरबीआई क्या बुलाता है, हर 2 महीने के बाद बैठक बुलाता है। तो साल में कितनी बैठक होगी, 6 बैठक होगी। ये भी पूछता है भी आरबीआई साल में कितनी बैठक करता है, 6 बैठक करता है। तो अभी हाल में रेपो रेट कम की गई, रेपो रेट कम कर दी गई। कम करने का मतलब है भी ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कम, जैसे रेपो रेट होती है, कोई जैसे बैंक रेट पढ़ते हो आप, जैसे ब्याज देते हैं, दरें होती है। मान लो कोई दरें हैं, जैसे पहले थी ये 6.50%, पहले थी ये 6.50%, अब जो ये कर दी गई 6.25%। तो पॉइंट के बाद हम 25 पढ़ते हैं भाई, पॉइंट के बाद 25 पढ़ते हैं। जैसे हम 100 रुपए लेते थे तो हमको ब्याज देना पड़ता था 6.5 रुपए, 100 रुपए लिए तो हमें ब्याज देना पड़ता था 6.5, तो उसका जो है वो 6.5 देना पड़ता था, तो ज्यादा जा रहा था। अब उनका क्या कर दिया, कम कर दिया गया। अब आप कहोगे मैडम 25 पैसे में क्या फर्क पड़ता है, मान लो हमारे दिमाग में आता है बहुत सारा पैसा उठाए तो बहुत फर्क पड़ता है 25% का। तो इनका मेन मकसद होता है इसको कम करना, भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा देना, ताकि वो अधिक से अधिक काम करें। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमने 1947 तक जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, जो 22 से जो 47 तक हमारा टाइम पीरियड है 25 साल का, भी इसको हम विकसित भारत कर सके, तो उनके लिए भी लोगों को जागरूक करना होगा, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना होगा। नौकरी से पैसे नहीं आते भी, औद्योगिकरण से सबसे ज्यादा आता है। हम क्या कहते हैं भी जो ये अडानी है, मुकेश अंबानी है, ये सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, सबसे ज्यादा यही जो देते हैं, तभी देश चलता है। तो ये ध्यान रखना भी आरबीआई है वो, उसका क्या काम है, मौद्रिक नीति को कंट्रोल करना। अब क्वेश्चन बनता है भी मौद्रिक नीति को कंट्रोल कौन करता है, तो कौन करता है भी, आरबीआई। मौद्रिक मुद्रा क्या होगी अभी, मौद्रिक नीति, इसको कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है, कंट्रोल करता है। आरबीआई किसको नियंत्रित करता है, मौद्रिक नीति को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भी मौद्रिक नीति को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई कैसे करेगा भाई, ये जो दरें होती है ये भी बहुत प्रकार की होती है, हम अलग कभी पढ़ेंगे। CRR होता है, SLR होता है, RRR होता है, जिसको रिवर्स रेपो रेट पढ़ते हैं, RR होता है, बैंक रेट होती है। तो ये बहुत सारी दरें डिसाइड करती है भी, कौन करती है, आरबीआई करती है। इसके आधार पर भी मौद्रिक नीति को कंट्रोल किया जाता है। और मौद्रिक नीति है, इसके आधार पर ये किसको कंट्रोल करती है, मुद्रास्फीति को। ये पैसे का संतुलन बनाए रखती है। अब हम ये कह दें भी मैडम जो पैसे है भी सरकार को क्या है वो प्रिंट करवा ले, हमारे मन में विचार आते हैं ना भी मशीन से प्रिंट होने हैं पैसे, तो क्यों सरकार इतनी कंजूसी बरतती है, कागज का बन रहा है पैसे बना ले। जितने पैसे ज्यादा आएंगे, जैसे आपने अफगानिस्तान में देखा होगा, वहां जो है भी एक प्याज की कीमत, एक प्याज की तो 100 रुपए है,
जैसे एक पेन की कीमत है, जहां ज्यादा पैसे होते हैं ना, मान लो ये पेन अब यहाँ 100 रुपए में मिल रहा है मान लो, और जब पैसे ज्यादा आ जाते हैं ना लोगों के पास, तो इनकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। तो उसको कहते हैं मुद्रास्फीति, भी कीमतों में उछाल आना। तो उसको कंट्रोल कौन करता है? मौद्रिक नीति करती है। और मौद्रिक नीति किसके आधार पर कौन करता है? आरबीआई। इन सभी दरों में चेंज करके जब मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है ना, तो ये सभी दरें बढ़ा दी जाती हैं। ज्यादा लोगों को पैसे देने हो ना, तो ये कम कर दी जाती है, जो हाल ही में कम की गई है। क्लियर? तो अब ये आता है अभी जो आरबीआई है, इसके जो उनके क्या क्या काम होते हैं वो लिखिए आगे। जो आरबीआई है, आरबीआई के कार्य भी, आरबीआई के कार्य भी, एक तो ये नोटों का निर्गमन करता है, नोटों का निर्गमन करता है। दूसरा है साख नियंत्रण करता है। सारी बातें बताऊंगी क्या होता है ये साख नियंत्रण। एक ये साख नियंत्रण करता है। दूसरा ये क्या करता है? तीसरे नंबर पर ये सरकार का बैंकर के रूप में कार्य करता है, रूप में कार्य करता है भी। चौथा जो इसका पॉइंट है भी, ये जो है ये इसका कार्य होता है भी, जो आरबीआई है ये दूसरे बैंकों के साथ, जैसे आईएमएफ के साथ जो डील करनी है, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, आरबीआई करता है। ये आईएमएफ में, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, जो हमारे देश की तरफ से प्रतिनिधित्व तो कार्य करता है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। प्रतिनिधित्व का जो कार्य करता है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। तो ये इसके कुछ कार्य हैं भी। मौद्रिक नीति को कंट्रोल करना भी कौन करता है? आरबीआई करता है। नोटों का निर्गमन करना भी कौन करता है? आरबीआई करता है। भी नोट छापने हो उसकी अनुमति कौन देता है? आरबीआई देता है। साख नियंत्रण होता है। साख नियंत्रण होता है भी लोगों में ज्यादा से ज्यादा पैसे पहुंचाना। जैसे मान लो मैंने अभी तुम्हें बताया है भी रेटें ज्यादा कम कर दी जाए। मान लो जैसे बैंक रेट है वो कम कर दी गई। बैंक रेट आप मैंने कहा भी ये 6.25 की है, अब आप क्या दो मैडम 2% कर दे, क्या दिक्कत है? तो 2% कर दे लोग, क्योंकि हम बैंक में जाते हैं तो हमें 2% देना है, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे लेंगे, तो पैसे ज्यादा आगे मार्केट में, पैसे ज्यादा आगे मार्केट में, तो लोग क्या करेंगे? उसका फिजूल खर्च करेंगे। जैसे हमारे पास पैसे आ जाते हैं ना, तो हम फिजूल खर्चा करना शुरू कर देते हैं। तो हम भी कंट्रोल करते हैं ना, हमें घर वाले, जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं, वो भी हमारा एक आरबीआई की तरह ही कार्य करते हैं। कुछ हमें राय देते हैं या कुछ छीन लेते हैं, तो उनकी तरह ही जो हमारा ये मम्मी पापा के रूप में ही कार्य करता है आरबीआई। तो उसको साख नियंत्रण भी, साख नियंत्रण होता है भी जो पैसे ज्यादा से ज्यादा उसको कंट्रोल किया जाए भी। लोगों के पास अगर मान लो कम पहुंच रहा है, जैसे अब स्थिति है कोरोना काल के टाइम में आपने देखा होगा पैसे खुले छोड़ दिए भी, उसके बाद एकदम हमारी इकोनॉमी, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था इतनी डाउन क्यों नहीं गई? क्योंकि उस टाइम पैसे बहुत दिए थे लोगों को, ताकि उनका कोई जो कार्य है स्टार्टअप किया उन्होंने वो फ्लॉप ना हो, एकदम वो करते रहे। अब हम कई बार कह देते हैं, कई बार आपने देखा होगा जैसे इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम ये अफवाहें फैलती है भाई जो है ये पैसे ज्यादा क्यों देते हैं, कंपनियों को ज्यादा क्यों मिलते हैं, उनके कर्जे माफ क्यों किए जाते हैं, उनके लोन माफ क्यों किए जाते हैं। अरे कंपनी, हमें कंपनियों से हमारा देश चलता है, एक मानती हूँ एक साधारण बंदे से भी देश चलता है, परंतु कंपनियां सबसे ज्यादा टैक्स देती है, सरकार को भी पैसे चाहिए। ये नहीं है प्रधानमंत्री आरबीआई से जब चाहे प्रिंट निकलवा ले, उनका भी एक क्राइटेरिया होता है, यहाँ किसी की नहीं चलती, उनका भी दायरा होता है। जैसे हम पढ़ते हैं संचित निधि से पैसे निकालने हो तो हम पहले लोकसभा में जाएंगे, फिर राज्यसभा में होगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेगा, तो वो एक प्रोसेस चलता है भी पैसे निकलवाने हो। ये नहीं है सीधा प्रधानमंत्री ने कहा, उनके मंत्री हैं तो सभी को पैसे अपनी मनमर्जी से उठाए दे दिए, एक प्रोसेस होता है। और यही संविधान में सारा इंक्लूड किया गया है भी किस प्रोसेस प्रक्रिया से हम क्या कार्य करेंगे। तो क्लियर है? उसके बाद जो है अब आता है भी नोटों की बात आती है। मैडम कई बार एग्जाम में आता है भी जो नोट होते हैं उस पे किसके सिग्नेचर होते हैं। नोट भाई, नोट तो सारे जानते होंगे, यही कोई बात बताने वाली है मैडम। जो नोट होते हैं भी इस पे सिग्नेचर किसके होते हैं?
चोरी नहीं बैठती, आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। अब बात आती है मैडम 1 रुपए के नोट पे किसकी साइन होती है? हाँ, ये भी बात नोट करने वाली है भी 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट और इसके साथ सभी सिक्के हैं, इनके जो होते हैं ना, वो ना तो आरबीआई इनको प्रिंट करता है और ना ही इन पे साइन होते हैं। इन पे साइन होते हैं ना, वो वित्त सचिव के होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है भी 1 रुपए के नोट पे किसके साइन होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। किसके साइन होते हैं? वित्त सचिव के। ये एग्जाम में क्वेश्चन सीधा ही पूछा गया है। 1 रुपए के नोट पे किसके साइन होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। और 1 से अधिक नोट, जैसे 2 का हो गया, 5 का हो गया, 10 का हो गया, 20 का हो गया, 50 का, 100 का, 500 का, 2000 का, बंद कर दिया 2000 का। तो इन नोटों पर जो साइन होते हैं वो किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के होते हैं भी नोटों पर साइन। और 1 रुपए के नोट और सभी सिक्के जो कौन जारी करता है? हाँ जी, अगर साइन पूछे तो वित्त सचिव के होते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन मिला है तुम्हें, बहुत बार, और ये बच्चों को कंफ्यूज कर देता है क्योंकि हमने ये रखा है भी गवर्नर के होते हैं, तो वहां गवर्नर कराते हैं। अगर इनको ढालने का काम करता है ना, इनको ढालता कौन है? कौन ढालता है भी? ढालना भी सभी सिक्कों को कौन डालता है? वित्त। कौन भी? वित्त मंत्रालय। कौन डालता है? वित्त मंत्रालय। ये भी ध्यान रखना, 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के, इनको प्रिंट करने का, इनको ढालने का काम करता है वो कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। और इन पे सिग्नेचर पूछे तो किसकी सिग्नेचर होती है? वित्त सचिव के होते हैं। क्लियर में? और 1 से अधिक नोटों पर, 1 रुपए से अधिक नोटों पर किसकी साइन होती है? हाँ जी, आरबीआई गवर्नर के होते हैं। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? कौन है भी? संजय मल्होत्रा। जो संजय मल्होत्रा किसके स्थान पे आया? शक्तिकांत दास के। अभी हाल ही में जैसे अगर पूछे भी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी आरबीआई से संबंधित, जो आरबीआई है भी पहली बार जो 20 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भी। तो उस टाइम गवर्नर कौन था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है भी। जब 20 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो कौन थे? एल.के. झा भी, एल.के. झा थे। ये पूछे भी आरबीआई के जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 20 जुलाई 1969 को किया गया, तब उस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? एल.के. झा थे। और जो हाल ही में एक प्रधानमंत्री की डेथ हुई है अभी, मनमोहन सिंह, जो डॉक्टर है मनमोहन सिंह थे, उनकी हाल ही में डेथ हुई है। तो उसके जो वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो कौन से नंबर के गवर्नर रह चुके हैं? ये बात एग्जाम में पूछी जाएगी 100%। एक तो उसका पहला गवर्नर और एक उसका भी कौन से नंबर के वो गवर्नर रहे थे, तो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री रहे थे? बता सकता है कोई? कौन से नंबर के रहे थे भी? राष्ट्रीयकरण समझ गए होंगे सभी? समझ गए? राष्ट्रीयकरण होता है भी सरकार के अंडर में आ जाना भी। 100% कोई है ना, तो उसमें 21% हिस्सेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। क्लियर है? उसके बाद ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी हाल ही में डेथ हुई है। कब हुई है? 26 दिसंबर 2024 को इनकी क्या होगी भी?
हाँ जी, मृत्यु हो गई है। जो 26 दिसंबर 2024 को इनकी मृत्यु हो गई है। ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? 14वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। कौन से नंबर के थे? 14वें नंबर के। तो अब कौन है प्रधानमंत्री भारत में वर्तमान में? कौन से नंबर के? लोकसभा इलेक्शन 18वें नंबर के हुए हैं, तो प्रधानमंत्री भी 18वें के। हाँ जी, क्योंकि अब देखो दिमाग लगाने की जरूरत होती है। मनमोहन सिंह के बाद कौन आए प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी आए हैं। तो 14वें नंबर के तो मैंने तुम्हें बता दिया भी, 14वें नंबर के जो मनमोहन सिंह थे वो 14वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद इनका टाइम पीरियड क्या रहा था? 2004 से ये 14 तक रहे थे। 2004 से ये 14 तक प्रधानमंत्री रहे थे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी ये कौन से नंबर के गवर्नर रहे आरबीआई के? तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो आरबीआई के 15वें नंबर के गवर्नर रहे भी। कौन से नंबर के? 15वें नंबर के गवर्नर रहे। तो कौन थे? अब कौन से नंबर के गवर्नर आया? 26वें नंबर का। कौन आया? संजय मल्होत्रा। और 25वें के कौन थे? पहले कौन थे? और राष्ट्रीयकरण के बाद पहले कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? ये क्वेश्चन अलग अलग ऐसे पूछे जाते हैं। तो जो मनमोहन सिंह थे वो कौन से नंबर के गवर्नर थे आरबीआई के? 15वें नंबर के। और इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं कि मनमोहन सिंह एलपीजी लेके आने वाले कौन थे? मनमोहन सिंह थे भी। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण भी लोगों से जो है लाइब्रेराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये इनकी फुल फॉर्म होती है। एग्जाम में पूछ लेता पर सीधा ही पूछ लेता। उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण था क्योंकि हमने ना हमारे देश जब आजाद हुआ तो हमने कंट्रोल कर लिया। हमारे सामने जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम कौन थे? देश आजाद हुआ कौन बनाए गए पहले प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के सामने सबसे बड़ी यही समस्या थी भी हम हमारे देश में कैसी व्यवस्था रखें। तो उनके सामने सबसे बड़ी थी भी समाजवादी देश रखें या पूंजीवाद देश रखें या मिश्रितवाद रखें। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये सोचा भी अगर हम पूरा ही समाजवाद कर देते हैं तो देश नहीं चलता भी, बड़ा मुश्किल से चलता है क्योंकि सारा कुछ सरकार को ही देखना होता है। और सारा पूंजीवाद कर दे तो हम पहले भी इतने दयनीय स्थिति है हमारी, क्योंकि ब्रिटेन हमें इतने लूटमार मचा गए थे, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी उन्होंने खत्म कर दी थी। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन था कि हम कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाएं, तो हमने बीच बीच की अपना ली। परंतु हमने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया ना वो समाजवाद पे दिया। जैसे हमने कंट्रोल कर लिया जो कंपनी होती है ना, जैसे मुकेश अंबानी, हमारे अभी कभी आप स्टेटमेंट देखना इलेक्शन के टाइम में ये बोला जाता है भी मुकेश अंबानी को मतलब क्यों सरकार ये लोन माफ कर देती है, क्यों कर देती है? उनसे देश चलता है। अडानी है, अंबानी है, इनसे देश चलता है, जैसे जिंदल है। तो ये देश को चलाते हैं, इनको कंट्रोल, इनको क्योंकि अगर हम सहायता नहीं करेंगे तो ये बंद कर देंगे। ठीक है, अपना काम चल रहा है। तो हमने क्या किया स्टार्टिंग में, इंदिरा गांधी ने यही किया। इंदिरा गांधी ने क्या किया? राष्ट्रीयकरण 2 बार हुए हैं। एक बार तो 20 जुलाई 1969 में हुए हैं। चलो पीछे वाला बताती हूँ मैं। हाँ जी, यहाँ लिखा ना भी राष्ट्रीयकरण 2 बार बैंकों का किया गया। जो 1969 में किया गया ना वहां 14 बैंकों का किया गया। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और उस टाइम जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। दूसरी बार भी किया गया, दूसरी बार 1980 में किया गया था। 6 बैंकों का, कितने बैंकों का? 6 बैंकों का किया गया था। उस टाइम भी इंदिरा गांधी थी। ये सारा कुछ इंदिरा गांधी ने कर दिया। अब मैं जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, उन्होंने बहुत गलतियां की थी। उन्होंने सत्ता में रहने के लिए, लोगों में अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत सी चीजें उन्होंने आगे पीछे कर दी थी। वो उन्होंने ये नहीं सोचा नहीं भी इसका इफेक्ट बाद में क्या पड़ेगा देश पे। उन्होंने उस टाइम ये सोचे भी मैं सत्ता में रह जाऊं। उसकी सबसे बड़ी ये भूल थी। वैसे प्रधानमंत्री बहुत अच्छी थी वो, परंतु उसकी कुछ भूल थी। जैसे हम एक मुगल कौन सा बादशाह पढ़ते हैं जो अपने पढ़ा लिखा मूर्ख था, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक था। उन्होंने हर नीति अपनाई, वो उस टाइम ये इफेक्ट पड़ा, असफल होती चली गई। पर पढ़ा लिखा सबसे बढ़िया बादशाह था, परंतु किस्मत खेल गई। उसी टाइम इंदिरा गांधी के सत्ता तो रह गई, परंतु उसके साथ पीछे उन्होंने नहीं सोचा भी देशवासी क्या करेंगे। ये इफेक्ट पड़ा। मान लो सपोज करो एक बैंक हो,
क्यों किया गया? एक बैंक है, उसको बोल दिया गया भी अगर आप मान लो 100 रुपए से आपका बेनिफिट ज्यादा आने लग जाए ना, तो हम आपको सरकार के अंडर ले लेंगे। तो आप सोचे, खुली आजादी, हम कोई काम करते हैं, हमें ये कह दें आपकी घर की आमदनी अगर 1000 रुपए से ज्यादा बढ़ गई ना, तो हम आपको कंट्रोल कर लेंगे। तो क्या हम चाहेंगे भी हम सरकार के कंट्रोल में आ जाएं? नहीं, कोई बंदा नहीं चाहता। तो इंदिरा गांधी ने ये काम कर दिया था। बैंकों ने जब लाभ कमाना शुरू किया ना, तो इन्होंने क्या किया, सरकार के अंडर में लेके मोटा पैसा उठा लिया। तब उन्होंने सबसे ज्यादा ये किया, अगर जैसे अब दे रहे हैं ना, अब सभी निजीकरण कर रहे हैं हर चीज छोड़ के। अब कई बार आपने सुना होगा, जैसे इलेक्शन होते हैं तो ये कहते हैं ना, प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। बेचते नहीं है, उसमें होता है भी वो ना निजीकरण में, जैसे एक संस्था है ये प्राइवेट है ना, तो यहां देख लो हर चीज पाई में मिलेगी, और यही सरकारी कर दो, कोई कागज नहीं उठाएगा। तब इसको सही तरीके से चलाने के लिए निजीकरण करना बहुत जरूरी होता है। बेनिफिट लेने के लिए निजीकरण करना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो थी उदारीकरण था, भी लाइसेंस पद्धति को कम किया जाए, लोगों को रोका जाए। भी पैसे पे जो लाइसेंस लेने की हम कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं तो उसके साथ बहुत लंबी लाइन होती थी। हमारे माँ बाप से पूछना, जैसे भी हमारे हरियाणा में ही रहा है, भी कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। उसके बाद ये कहा गया भी ये समाप्त कर दो, भी लाइसेंस पद्धति समाप्त कर दो। प्राइवेटाइजेशन होता है, भी निजीकरण कर दो, प्राइवेट कर दो सारा, बेनिफिट ज्यादा। एक और बताती हूँ, जैसे हम जरूर नौकरी की कर रहे हैं, मैं भी चाहती हूँ मुझे भी गवर्नमेंट मिले, परंतु गवर्नमेंट वाला बंदा ना इतनी नहीं सोच सकता जितना प्राइवेट वाला सोच सकता है। एस जो हमारी ख्वाहिशें पूरी होती है ना, वो प्राइवेट में ही होती है। इससे है हम किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हमारा खर्चा चल जाएगा। कभी भी देख लेना। और अब जो बच्चे जा रहे हैं अभी भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं अलग अलग फील्डों में, तो ये याद रह जाएगा भी। जो मनमोहन सिंह थे वो कौन से नंबर के गवर्नर थे भी आरबीआई के? कौन से थे? 15वें। प्रधानमंत्री कौन से नंबर के थे? 14वें के थे। कौन से नंबर के थे? 14वें के थे। जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में किया गया। कब किया गया भी? 1969 में किया गया। अब 1969 वाला ना सन पकड़ लो। 1969 में किसकी स्थापना की गई? इसरो की स्थापना की गई। 1969 में ही अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और 1969 में ही पहली बार इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 1969 में और क्या किया गया था? इसरो की स्थापना की गई थी। क्लियर में? ऐसी बातें साथ साथ कर लिया करो। थैंक यू भी। मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना भी।